नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो विषय है और आज का जो वीडियो है वह लॉर्ड डलहौजी पर आधारित है, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। इसके बाद एक नया पद आएगा जो वायसराय के नाम से जाना जाएगा, और लॉर्ड डलहौजी के बाद अगले वीडियो में हम भारत के वायसराय की चर्चा करेंगे, जो कि लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट होगा। इसके पहले के दो वीडियो में हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर के अभी तक भारत के गवर्नर जनरल पर चर्चा की है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 56 ईस्वी तक। लॉर्ड डलहौजी 12 जनवरी 1848 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए थे, तथा वह अगर देखा जाए तो एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। लॉर्ड डलहौजी ने न्याय तथा अन्याय में बिना भेद किए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का सपना देखा और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के वह पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने भारत की छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करने के लिए एक नई नीति का प्रयोग किया, और उनकी यह नीति भारतीय इतिहास में विलय नीति या हड़प नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इसे गोद निषेध की नीति की संज्ञा भी दी जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी को हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। डलहौजी ने कंपनी के अधीनस्थ राज्यों के शासकों के लिए गोद लेने हेतु कुछ निश्चित नियम बनाए। इस संबंध में उन्होंने देखा जाए तो राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, और उनके उत्तराधिकार के प्रश्न को नियंत्रित करके कंपनी के साम्राज्य के विस्तार की योजनाएं भी बनाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्यों की वह 3 श्रेणियां कौन थी जिनको डलहौजी ने बनाया था। अगर हम पहली श्रेणी की बात करें तो इसमें वे राज्य थे जो कंपनी के साथ संधि के पूर्व पूर्णतया स्वतंत्र थी। दूसरी श्रेणी जो डलहौजी ने बनाई थी उसमें वह राज्य थे जो कंपनी के साथ संधि करने के पहले स्वतंत्र नहीं थे। और तीसरी श्रेणी में हम देखते हैं कि वह राज्य आते हैं जिनका निर्माण कंपनी ने स्वयं किया था। इन राज्यों के संबंध में डलहौजी ने यह निश्चय किया कि यदि अगर हम पहले श्रेणी या पहले वर्ग की बात करें तो पहले वर्ग के राज्य जो कंपनी के साथ संधि के लिए पूर्णतया स्वतंत्र थे, उन्हें गोद लेने की अनुमति अगर वह मांगेंगे तो उन्हें दी जाएगी। दूसरे वर्ग में कंपनी के साथ संधि करने वाले राज्य स्वतंत्र नहीं थे। अगर उनकी बात करें तो इस विषय में उसने यह कहा था कि स्वीकृति देना अथवा न देना यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तीसरा जो वर्ग था जिसमें राज्यों जिनका निर्माण कंपनी ने किया था ऐसे राज्य थे, और उनके विषय में डलहौजी ने कहा था कि उन्हें गोद लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। विलय की नीति से प्रभावित राज्यों की हम चर्चा करेंगे आगे, और इन राज्यों में जो सबसे पहला राज्य है वह सतारा था। सतारा का 1848 में विलय किया गया। सतारा ऐसा पहला राज्य था जो डलहौजी की नीति का या अपहरण का शिकार हुआ था। 1848 ईस्वी में सतारा के राजा अप्पा साहेब की मृत्यु हो गई,
और उनकी कोई संतान भी नहीं थी, परंतु उन्होंने मृत्यु से पहले एक बालक को गोद लिया था। किंतु डलहौजी ने यह कहकर उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की कि राजा ने अंग्रेजों से इसकी स्वीकृति नहीं ली थी। अतः सतारा राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। दूसरा जो राज्य है वह है नागपुर। नागपुर की अगर हम बात करें तो नागपुर के राजा रघुजी भोसले तृतीय थे और उनकी मृत्यु 1854 ईस्वी में हो गई। वे भी निसंतान थे। उन्होंने गोद लेने की स्वीकृति की मांग अंग्रेजों से की थी, लेकिन डलहौजी ने उन्हें स्वीकृति देने के बजाय नागपुर को अपने साम्राज्य में मिला लेना ज्यादा उचित समझा और उसने नागपुर को अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे झांसी की। झांसी में गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे, वे भी पुत्र विहीन थे। उनकी मृत्यु 20 नवंबर 1853 में हो गई थी। अपनी मृत्यु के पूर्व ही उन्होंने एक बालक को गोद भी ले रखा था, किंतु अंग्रेजों ने इस दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया और उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई को हटाकर 1853 में झांसी को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर लिया और इस प्रकार से झांसी भी डलहौजी की हड़प नीति का शिकार हो गया। इसके बाद जयपुर, बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा को सन 1849 ईस्वी में तथा बगत हिमाचल प्रदेश को सन 1850 ईस्वी में और उदयपुर मध्य प्रदेश को 1852 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अंतिम दो राज्यों के संबंध में लॉर्ड डलहौजी का फैसला बाद में उत्तराधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया। यद्यपि अगर हम करौली राज्य की बात करें तो करौली राज्य को डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, किंतु बाद में डायरेक्टर ने करौली के राज्य को स्वाधीन ठहराया और वह अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने से बच गया। इसके अलावा सिक्किम की हम बात करेंगे तो डलहौजी ने सिक्किम पर भी अपना अधिकार कर लिया था। दो अंग्रेज डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके आरोप को रोपित करके डलहौजी ने 1850 में सिक्किम पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसके अलावा डलहौजी ने जो एक प्रमुख कार्य किया था वह था उपाधियों और पेंशनों का अंश। ऐसे राज्य जिनको कंपनी ने पहले ही अपने में मिला लिया था, डलहौजी ने उन शासकों की उपाधियों और पेंशनों का भी अंत कर दिया। सर्वप्रथम 1852 ईस्वी में डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी और दत्तक पुत्र गोगू पंत, जो बाद में नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी पेंशन बंद कर दी। और इसी प्रकार हम देखते हैं कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा जो कि कंपनी के पुराने मित्र थे, उनकी भी उपाधियां समाप्त कर दी गई, क्योंकि ये दोनों शासक भी पुत्रहीन थे। इसके अलावा बरार तथा अवध के विलय की अगर हम बात करें तो बरार को डलहौजी ने कुव्यवस्था के आधार पर अपने राज्य में मिलाया था। बरार के स्वामी निजाम पर अंग्रेजी सेना का कुछ ऋण बकाया था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों वश निजाम ऋण की इस धनराशि को अदा करने में असमर्थ था। अतः डलहौजी को बहाना मिल गया और डलहौजी ने ऋण के बदले निजाम पर कुव्यवस्था का आरोप लगा करके बरार को भी हड़प लिया। बरार के बाद अगर हम अवध की बात करें
तो अवध में भी कुव्यवस्था के आधार पर अपने साम्राज्य में उसको डलहौजी ने विलीन किया था। इस समय हम देखते हैं कि अवध का जो नवाब है वह वाजिद अली शाह था। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह को एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जिसके अनुसार उसे 12 लाख वार्षिक की पेंशन देकर उसके राज्य को हड़पने की व्यवस्था की गई थी। अंत में डलहौजी ने बल का प्रयोग किया और अंग्रेजी साम्राज्य में उसके संपूर्ण राज्य को विलीन कर लिया। तो इस तरह हमने देखा कि डलहौजी ने कुछ राज्यों को इस आधार पर विलीन किया कि उनके पुत्र नहीं हैं। उसके अलावा कुछ राज्यों को इस आधार पर विलीन कर लिया कि उनसे शासन चलाते नहीं बन रहा है और कुशासन का आरोप लगाया गया। इसके अलावा युद्धों के द्वारा भी विलय के प्रयास पूर्ण किए गए। तो हम बात करेंगे कि युद्धों के द्वारा कैसे विलय हुआ। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848, 21 जनवरी 1849 को चिनार के किनारे गुजरात में जो युद्ध हुआ उसमें हम देखते हैं कि सिखों की पराजय हुई थी। फलतः 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, विलीन कर दिया। संसार में जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा के बारे में हमने सुना है उसको सिख राज्य से ही लेकर के महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। दूसरा, वर्मा के युद्ध की हम बात करें तो वर्मा का युद्ध 1852 द्वारा लोअर वर्मा एवं पीगू का विलय किया गया था। विलय नीति के अलावा डलहौजी ने कुछ शासन विषय सुधार भी अपने कार्यकाल में किए जिनकी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो शासन विषयक सुधारों में जो सबसे पहला सुधार आता है सामने वह है शासन का केंद्रीकरण। डलहौजी ने वर्मा, पंजाब, मध्य प्रांत, अवध आदि हाल में प्राप्त प्रदेशों के लिए एक विनिमय विहीन व्यवस्था प्रचलित की थी। इस व्यवस्था के अधीन इन क्षेत्रों में कमिश्नरों एवं जिला अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। दूसरा, 1852 में भूमि कर रहे जागीरों का पता लगाने हेतु इनाम कमीशन का गठन भी किया गया। इसके अलावा डलहौजी ने कुछ सैनिक सुधार कार्य भी किए। तो सैनिक सुधारों में जो सबसे पहला सुधार आता है वह था डलहौजी ने 1856 में कलकत्ता के स्थान पर मेरठ को सेना के तोपखाने की मुख्य छावनी और शिमला को राजनीतिक और सैनिक मुख्यालय बनाया। उसने ब्रिटिश सेवा में भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेजों की संख्या बढ़ाने की नीति भी अपनाई। गोरखा लोगों का एक अलग से रेजिमेंट भी बनाया गया। इसके अलावा कुछ शिक्षा संबंधी सुधार कार्य भी डलहौजी के कार्यकाल में हुए। तो हम बात करेंगे शिक्षा संबंधी सुधारों की। तो शिक्षा संबंधी सुधारों में जो पहली बात सामने आती है वह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार है वह 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पर आधारित थे। इनके अनुसार प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की स्थापना की गई। शिक्षा विभाग का प्रधान एक निर्देशक डायरेक्टर को नियुक्त किया गया। दूसरा, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के एंग्लो वर्नाक्युलर विद्यालय स्थापित किए गए। ग्रामों में प्रादेशिक भाषाओं के विद्यालय स्थापित किए गए और प्रादेशिक भाषाओं के विश्वविद्यालय भी खोले गए। तीसरा,
जो शिक्षा से संबंधित सुधार है वह वुड डिस्पैच में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तमिलनाडु में भी विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। अतः सन 1857 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार इन स्थानों में भी हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। यह तो हमने पढ़े डलहौजी के प्रमुख सुधार। इसके अलावा कुछ अन्य सुधार भी ऐसे हैं जो डलहौजी के कार्यकाल में हुए थे। जैसे अगर पहले सुधार की हम बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। डलहौजी को भारत में हम रेलवे के जनक के रूप में भी जानते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो 1853 में जो प्रथम तार लाइन थी वह कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई थी और यह कार्य भी डलहौजी के कार्यकाल का ही है। तीसरा हम देखते हैं कि 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था। इसी समय भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। चौथा अगर हम देखें तो 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत कई पुलों का निर्माण भी किया गया था। 1854 ईस्वी में ही गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया था और ग्रेट ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई गई थी। यह कार्य भी डलहौजी के कार्यकाल के हैं। इसके अलावा कराची, मुंबई, कलकत्ता में बंदरगाहों को भी विकसित किया गया था। हम देखते हैं कि 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था वह भी इसी कार्यकाल में संपन्न हुआ था। 1853 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया था। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई और इसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1847 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स थॉमस द्वारा थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर रुड़की की स्थापना भी की गई थी। संथाल विद्रोह तथा विधवा पुनर्विवाह विधेयक यह भी इसके काल की ही महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। तो इस तरह से हमने डलहौजी के बारे में संपूर्ण विवरण को पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के अंतिम गवर्नर जनरल डलहौजी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। इसके अगले वीडियो में हम वायसराय पर चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम कैनिंग के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। नमस्कार। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।